नार्सिसिज्म क्या है और क्या इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं? Think tough men are dangerous. Wait until you see what weak men are capable of. जो जितना बड़ा अपना विक्टिमाइजेशन की स्टोरी सुनाएगा उतनी ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है. वल्नरेबल नार्सिसिस्ट वो हैं हु आर फेल्ड ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट. सेंसिटिव नज़र आएंगे. से पहले आपकी आइडेंटिटी के अंदर गिल्ट इंड्यूस करके आप अपनी ज़ात में जहाँ फंस गए हैं ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा. ऐसे लोगों से गुफ्तगू कैसे की जाए? ये बोलती बहुत है, ये घर बसाने वाली औरत नहीं है. भी एंटरटेन वो नहीं कर सकते जिम्मेदारी लेने का. रिलेशनशिप में आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं. थ्रेटन्ड फील होना कि यहाँ पे हम एक्सपोज हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो मैं कोई विक्टिम नहीं हुआ. आई एम नॉट 12 साल का डरा हुआ कॉर्नर्ड बच्चा जिसके पास अभी भी कंट्रोल नहीं. और वो कौन लोग हैं जो इस पर्सनालिटी टाइप से बड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे? आज की पॉडकास्ट में हमने ये देखा है कि एक वनरेबल नार्सिसिस्टिक बंदा एक नार्सिसिस्टिक बंदे से मुख्तलिफ कैसे होता है. हम इन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं? इनकी ज़िंदगी के वो कौन से मुख्तलिफ तजुर्बात हैं जिनकी वजह से वो इस शख्सियत को ढाल लेते हैं? हम इन लोगों के साथ ज़िंदगी में गुजारा करने के लिए वो क्या डिफरेंट मेयर्स हैं, तरीक़ेकार हैं जिनको अपना सकते हैं? तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा वनरेबल नार्सिसिस्टिक के बारे में मज़ीद जानने के लिए. जब हम बात करते हैं नार्सिसिज्म की मिसारा, तो एक तस्वीर जो हमारे जहनों में आती है वो एक ऐसी शख्सियत की आती है जो आते साथ ही कमरे में तवज्जो अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा. एक ऐसी शख्सियत की आएगी जो आप पे गालिब हो जाएगा, जो ख़ुद को कभी गलत नहीं मानेगा. सो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि नार्सिसिज्म, जब हम बात करते हैं, नार्सिसिज्म क्या है और क्या इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं? नार्सिसिज्म की जो ऑब्वियस इकसाम में से 2 इकसाम ये हैं कि एक तो ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म है जो आपको आम तौर पर बड़े आसानी से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी निशानदेही कर सकते हैं कि मैं खुद की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि मैंने इतना कुछ अचीव किया है, मैं स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार हूँ. तो ये आपको उनकी एक ऑब्वियस शक्ल नज़र आ जाती है और ऐसे नार्सिसिस्ट से आप उनके शर से बेहतर तौर पे बच जाते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बड़ी अर्ली ऑन हो जाती है कि इनके अंदर एंटाइटलमेंट है कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, मैं इस नौकरी का हकदार हूँ, मैं इस इंसान की तवज्जो मोहब्बत का सिर्फ एक ही इंसान हूँ जो उसका हकदार है. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कदरे आसान है कंपेयर टू जो टॉपिक आज का है वल्नरेबल नार्सिसिज्म का, कि सतह पे आपको ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड यानी अपने आप में नज़र आएंगे, थोड़े से आपको सोशली ऑकवर्ड नज़र आएंगे, थोड़े से आपको नज़र आएंगे कि अटेंशन इतनी नहीं लेते, बोलते बहुत कम है, शाइनेस उनके अंदर नज़र आएगी, सेंसिटिविटी नज़र आएगी. फॉर एग्जांपल आपको मिलेंगे कुछ जैसे ख़वातीन है, अगर मर्दों में इनकी बात की जाए तो कुछ ख़वातीन कहेंगी वो तो बहुत इमोशनली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस के बारे में उसकी डेप्थ है, कॉम्प्लेक्स साउंड करता है. तो ये एक लेस ऑब्वियस फॉर्म है नार्सिसिज्म की जो हमें इतनी जल्दी डिटेक्टेबल नहीं है. और डिटेक्टेबल तब होती है जब बहुत ज़्यादा वो आपके अंदर उनकी जो टेंटिकल्स हैं सरायत कर चुके होते हैं, तब आपको नज़र आता है कि ये भी एक तरह की नार्सिसिज्म है और ये इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या आ रहा है. इसके बेशतर और इलामतें, फॉर एग्जांपल इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा विक्टिमहुड बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. विक्टिमहुड से आपकी क्या मुराद है? ये क्या होता है? ये अब नया कल्चर आया कि हमारे यहाँ विक्टिमहुड को प्रमोट किया जाता है और उस पर वैलिडेशन दी जाती है. मिसाल के तौर पे पहले हम कहते थे मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मेरी इतनी काबिलियत है तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैं इस नौकरी का हकदार हूँ. या ये जो वैलिडेशन पब्लिक में मिल रही है क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड हूँ इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए. ये था डिग्निटी कल्चर पहले. छोटी मोटी स्लाइड्स, इंसल्ट्स, हम वी श्रग इट ऑफ, हम इतना उस पर ध्यान नहीं देते थे. अब हमने मूव किया है टूवर्ड्स विक्टिमहुड कल्चर जो जितना बड़ा अपना विक्टिमाइजेशन की स्टोरी सुनाएगा उतनी ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल कुछ जैसे ख़वातीन हैं वो इसी बात पे वैलिडेशन सारी ज़िंदगी लेती है, मैं बेवा हूँ. कुछ ख़वातीन हैं जो इसी बात पे वैलिडेशन लेंगी, मुझे डिवोर्स हो गई थी. और नहीं, लेकिन विक्टिमहुड से का नार्सिसिज्म से क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि आप अगर देखें तो इन लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे वाक़यात एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो कि जिस तरह आप कह रही हैं कि ये कैश करा रहे हैं उन वाक़यात को, तो ये नार्सिसिज्म को कैसे लीड करेगा? मिसाल के तौर पे पहले विक्टिमहुड को हम कहेंगे क्योंकि मैं मार्जिन्स में एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि शायद मैं एक LGBT कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे सोशल पावर चाहिए, मैं इस वैलिडेशन का हकदार हूँ.
क्योंकि मेरे साथ ट्रॉमा हो गया था, क्योंकि मेरे साथ बचपन में ये वाक़यात हो गए थे, इसका मतलब है कि मैं इस कुर्सी का हकदार हूँ। तो जो नार्सिसिज्म है, क्योंकि आपने सफ़र किया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, इसलिए आपको लोग वैलिडेट भी करें, आपके साथ हमदर्दी भी रखें और आपको एक हायरार्की के अंदर, सोशल हायरार्की के अंदर ऊपर जाने की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इस वजह से नहीं कि आप काबिल हैं, इस वजह से क्योंकि आपके साथ बहुत बुरी हो गई थी बचपन में, या आपका कोई मेडिकल डायग्नोसिस है। मैं फॉर एग्जांपल मुझे ADHD है, तो इस मेडिकल डायग्नोसिस का जो विक्टिमहुड है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो इस बुनियाद पे आप मेरे साथ हमदर्दी, एम्पैथी, वैलिडेशन और मुझे पावर दें। आपने ज़्यादातर देखा होगा वल्नरेबल नार्सिसिज्म के अंदर कि आप एक सोशल कम्युनिटी के अंदर बैठे हैं, पार्टी चल रही है और वहाँ पे एक बंदा है, सारे हंस खेल रहे हैं, और एक बंदा है जो वहाँ पे मुंह बना के एकदम से बैठ गया और सारे उसको पूछे तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बात बुरी तो नहीं लग गई। अच्छा। तो ये क्या है, वो वैसे अटेंशन नहीं ले पा रहा वो शख्स उस सोशल पार्टी में बैठ के। अच्छा। तो जैसे ही उसने अपना रोना शुरू किया तो एवरीबडी हैज़ देयर अटेंशन कि अच्छा अब इसको उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया, अपनी सारी उन्होंने एक्टिविटी छोड़ के कि इसको कोई चीज़ बुरी तो नहीं लग गई। क्या ये वनरेबल नार्सिसिस्ट जो है, मैं थोड़ा सा अभी चाह रही हूँ कि हम इसकी लेयर्स को खोलें। जब हम एक क्लासिक नार्सिसिज्म की बात करते हैं सारा, तो जैसे आपने पार्टी की ही एग्जांपल दी, ये क्लासिक नार्सिसिस्ट बंदा जब पार्टी में वॉक इन करेगा तो स्पॉटलाइट एकदम उस पर चली जाएगी, चार्मिंग होगा, दिस पर्सन वुड हैव दैट ओरा कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, सेल्फ डाउट में नहीं जाएगा, हाजिर दिमाग होगा, आप पे डोमिनेट करेगा और कंट्रोल करेगा। इसके बरक्स जब हम बात करते हैं वनरेबल नार्सिसिज्म की, तो इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगी, इसका ओरा कैसे होगा, ये कैसे दिखेगा? क्लासिक नार्सिसिज्म के साथ जब हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो ये उसकी निस्बत डिफरेंट कैसे नज़र आएगा? हाँ, इसके अंदर बड़ी अच्छी एक बात लिखी हुई थी किताब के अंदर कि वल्नरेबल नार्सिसिस्ट वो हैं हु आर फेल्ड ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। वो चाहते थे कि वो ग्रैंडर उनके अंदर होता, चार्म होता, सेंस ऑफ ह्यूमर होता, वो मे बी शायद मैस्कुलिनिटी होती, या मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता, या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता, लेकिन उससे वो पावर हासिल नहीं कर पा रहे। तो अब पावर कैसे उन्होंने हासिल करनी है? थ्रू देयर विक्टिमहुड। और जो मैनिफेस्टेशन जैसे आपने बात की, उसके अंदर ये चीज़ आती है, आपको बड़े मीक नज़र आएंगे, वो थोड़े से आपको फ्रेजाइल नज़र आएंगे, सेंसिटिव नज़र आएंगे। जैसे आप उनसे बात करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत इमोशनली अवेयर है, वो देखो कितना अच्छा इंसान है कि वो वल्नरेबिलिटी और अपने जज्बात का इजहार कर पा रहा है, उनके बारे में बात कर पा रहा है। तो वो लोगों को वो चीज़ बड़ी उनकी अट्रैक्टिव भी लगती है। अच्छा, ठीक है। सोशली एंग्शियस भी आपको कई बार नज़र आएंगे। ठीक है। क्या आपकी प्रैक्टिस में आपने इस तरह के मरीज़ देखे जो वनरेबली नार्सिसिस्ट होते हैं लेकिन हसास होते हैं? अच्छा, वल्नरेबल नार्सिसिस्ट इतनी जल्दी थेरेपी में अगर वो आए ना, तो वो डिप्रेशन की अलामतों के साथ आएंगे। अच्छा। या पैनिक अटैक्स हमें आ रहे हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनके इंटरेक्शन की वजह से आसपास की कम्युनिटी ज़रूर आपके पास थेरेपी के अंदर आती है। अच्छा। और जो उनकी जो सबसे ज़्यादा इलामतें होती हैं जो इनके रिलेशनशिप में या इनके साथ फ्रेंडशिप्स के अंदर होते हैं, गिल्ट आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है इन द बिगिनिंग ऑफ द थेरेपी के शुरू में, कि मैं उसके साथ गलत करती हूँ या करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैंने उसको ये बात कह दी तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। अच्छा। तो वो उनके अंदर एक गिल्ट आप देखते हैं कि हम उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो वो गिल्ट को पहले आप डील करते हैं, फिर आगे आता है डाउट, हाँ उसका शायद ये नीयत नहीं थी, वो तो इतना हसास हो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों उसके साथ इतना। आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अक्सर जब हम इनको थेरेपी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि वनरेबल नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, और जब थेरेपी में हम मज़ीद गहराई में जाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि हमारे सामने जो पेशेंट बैठा हुआ है वो मरीज़ नहीं है, मरीज़ तो वो है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। और जब हम मज़ीद इसकी गहराई में जाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि मरीज़ असल में वो रिश्ते हैं जिसके अंदर ये शख्स फंस चुका है, और ख़ास तौर पे अगर वो रिश्ता एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ हो। सो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जिसकी बिना पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो शख्स है इसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है?
वल्नरेबल नार्सिसिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर उस रिश्ते के अंदर आपकी शनाख्त एक अब्यूज़र की शनाख्त बनती जा रही है, जैसे हमने गिल्ट की बात की, तो शुरू में आके पेशेंट आपको ये कहेगा कि मुझे लगता है कि मैं नार्क हूँ, तो वो एक नैरेटिव उन्होंने बयानिया ही रिवर्स कर देते। आपकी आइडेंटिटी, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी के अंदर गिल्ट इंड्यूस करके कि ये मेरे साथ बुरा करता है, तो वो चीज़ आपको पहला रेड फ्लैग है कि अगर आपके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है, आप अपनी सैनिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। आप कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं अब्यूज़र हूँ असल में, मेरे अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, मैं दरगुजर करता हूँ, मैं उसके साथ वल्नरेबल नहीं हो पाता। अच्छा। तो ये जब आपकी ये चीज़ें मस्क होनी शुरू, आप अपनी ज़ात में जहाँ फंस गए हैं ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि शायद दिस रिलेशनशिप इज़ इमोशनली अब्यूजिव। लेकिन ये चीज़ तो मिस सारा तब होगी जब हम रिलेशनशिप में बड़ा आगे तक चले गए हैं। तो मैं दरअसल ये जानना चाह रही हूँ कि जब इस तरह के लोग हमारे दोस्त बनना चाहते हैं या जब हम ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो वो क्या साइंस हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं या उनकी ज़िंदगी के पैटर्न्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं कि हाँ, ये वनरेबल नार्क हो सकता है। सो अभी मैंने उसके साथ रिलेशनशिप फॉर्मुलेट नहीं किया, मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप के प्रोसेस में जा रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जाते हुए मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो अपनी कहानियाँ मुझे सुना रहे। सो क्या साइंस होंगे उसकी गुफ्तगू में, बातचीत में या उसके एक्शंस के अंदर मेरे साथ? पहली चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि एक विक्टिमहुड की कहानी होगी। ये खुदा के भी विक्टिम है, ये अपने माँ बाप के भी विक्टिम है, ये अपने हर दोस्त, हर रिश्ते वहाँ पे विक्टिम है। तो एक सॉब स्टोरी आपको नज़र आएगी कि अच्छा इसने अब रोने डाल दिए, और बहुत अर्ली इन द रिलेशनशिप वो आपको अपनी बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ शेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप सपोर्ट ग्रुप में नहीं बैठे, आप वैसे ही बैठे हुए हैं, कैजुअल गुफ्तगू चली और एकदम से कोई अपना ट्रॉमा स्मगल कर दे वहाँ पे कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था। अच्छा। तो दैट इज़ अ कॉमन रेड फ्लैग। इसे हम कहते हैं परफॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटी। अच्छा। एक होती है जेन्युइन वल्नरेबिलिटी जो हम जिसका इजहार करते हैं ताल्लुक़ कायम करने के लिए। एक होती है परफॉर्मेटिव, टिकटॉक वल्नरेबिलिटी से कह लें, जिसका मकसद होता है कि हम अगले के ऊपर इमोशनल कंट्रोल असर्ट करें। अगले के चेहरे पे शौक आएगा, हमदर्दी आएगी, उसकी तवज्जो, वैसे मैं तवज्जो नहीं ले सकती, ना मैं गाना गा सकती हूँ, ना मेरे अंदर कोई टैलेंट है, ना मैं कोई अच्छी बात कर सकती हूँ। जब मैंने वो रोना रखा है एट सो मच अर्ली स्टेज इन द रिलेशनशिप, तो सारे तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ ये हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा उसे वैलिडेट करती हूँ। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमोशनल कंट्रोल दे हैव। तो अगर शुरू में ही अर्ली इन द रिलेशनशिप कोई आपको हर चीज़ का विक्टिम हो रहा है, मेरी उसकी माँ भी बुरी है, उसका बाप भी बुरा है, उसके दोस्त भी, उसके टीचर्स भी, उसके सुपरवाइज़र भी, अगर सब पे वो गन डाल रहा है, तो दैट इज़ अ फर्स्ट साइन कि ये पर्सन वल्नरेबल नार्क हो सकता है। ओके। तो क्या ये शख्स रिलेशनशिप के स्टार्ट में ओवर अवेलेबल भी होगा, आपको भी वैलिडेट करेगा या सिर्फ अपने ही जिंदगी के किस्से आपके सामने बताएगा? इनकी जो लव बॉम्बिंग है ना, वो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। लव बॉम्बिंग क्या होती है सारा? लव बॉम्बिंग जैसे ग्रैंडियोस नार्क जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रैंड जेस्चर्स करें, बहुत सारे फूल ले आएंगे, एक बहुत बड़े अच्छा। हाँ, बहुत सारी गिफ्ट्स आपको बम्बार्ड करना शुरू कर देंगे एट वेरी अर्ली स्टेज रिलेशनशिप के। लेकिन इनकी लव बॉम्बिंग वैसी नहीं होगी, ये आपके साथ इमोशनल डेप्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके जज्बात जो हैं वो मिरर करने शुरू कर दें, आपको वैलिडेट करने लग, जैसे ख़वातीन कहती हैं कि वो इमोशनली अवेलेबल मर्द है, तो उनके लिए बड़ी कोई नई चीज़ होती है वो, तो वो उसमें भी इंटेंगल हो जाती है कि ही इज़ सो इमोशनली अवेलेबल, इतना वल्नरेबल है। तो ये वाली लव बॉम्बिंग बहुत सटल है, इतनी ऑब्वियस नहीं है जैसे ग्रैंड जेस्चर्स हैं, बड़ी छोटी छोटी आपकी जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो ये जो है सटल लेवल पे लव बॉम्बिंग एग्जिस्ट करती है। सो इसका मतलब ये है कि हर वो इंसान जो सटल लेवल पे हमारी ज़रूरियात का ध्यान रख रहा है, हमें इमोशनली अवेलेबल है, वो वनरेबल नार्क है? या कोई ऐसी लाइन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन अ वनरेबल नार्क एंड अ केयरिंग एंड अ सेंसिटिव पर्सन? जो केयरिंग और सेंसिटिव पर्सन के साथ रिलेशनशिप है ना, वो स्लोली बिल्डअप करते हैं। यहाँ पे बिल्डअप बड़ा एब्रप्ट है कि बहुत जल्दी हमने एक दूसरे के साथ डिस्क्लोजर कर दिया, वो उसने अपनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ बता दी, मैंने उसको बता दी, एक दूसरे की डेप्थ के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। तो जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने में ना टाइम लगता है। तो ये अगर एब्रप्ट है, बहुत तेज़ी से कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने रडार खड़ा कर लेना चाहिए कि समथिंग इज़ नॉट राइट। हम यहाँ पे ट्रस्ट और जो डेप्थ है वो अपनी लाइफ स्टोरी को कैश करते हुए बिल्ड कर रहे हैं, ना कि जिस तरह दूसरे रिश्ते होते हैं ग्रेजुअली मिलते हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ भी करते हैं, बाउंड्री सेटिंग भी करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी।
हाँ, यहाँ पे ये है कि जैसे बचपन में मुझे वैलिडेशन नहीं मिली, कभी किसी ने सीन फील उस तरह से नहीं कराया, लेकिन इस नार्सिसिस्ट बंदे ने बड़ा अच्छा मुझे सीन फील करा एंड यू आर हुक्ड, और वो बहुत आपको डिपेंडेंट भी नज़र आएंगे। यहाँ से फिर अब जो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अहम भी है, कौन लोग हैं जो इस पर्सनालिटी टाइप से बड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे? बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि जो खुद वनरेबल होगा, हसास होगा, गैर महफूज होगा, वो ज़्यादा जल्दी इस हुक में आएगा। सो वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो ज़्यादातर, टर्म थोड़ी सी अजीब है बट इनका शिकार बन सकती हैं? जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है या बहुत ज़्यादा एक कह दें कि लोगों को सर्व करने का, रेस्क्यू करने का कॉम्प्लेक्स है ना, कि आओ मैं तुम्हें बचा लेती हूँ, आओ मैं इसको वो चीज़ ऑफ़र कर सकती हूँ, शायद ये उससे शायद हील हो जाए। तो वो जो कीड़ा है ना हमारे अंदर एम्पैथी का या एक्सेसिव हेल्प या केयर गिविंग का, वो वाले लोग ज़्यादा इनका शिकार बनते हैं। अच्छा। और उनके कुछ ट्रेड्स ऐसे आप थेरेपी में देखेंगे, वो कहेंगे कि हमने सारा ब्लेम हम खुद पे ले लेते हैं जब वो ये करता है, ठीक है, हरकतें या करती है, हम कहते हैं हमारा किसी तरह ताल्लुक बच जाए। ये इतनी ज़्यादा अजियत में मैडम आ जाती है कि मैं सारा ब्लेम खुद पे ले लेता हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा उसके साथ बाउंड्री या अकाउंटेबल किया या मैंने उसे फीडबैक दिया, क्रिटिसाइज़ किया, वो उस क्रिटिसिज्म को कैच करके या उसे प्रोसेस या रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़ात इतनी कमज़ोर है कि वो बिखर जाती है। तो मैंने अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करना है, सबसे बड़ा इनका मकसद होता है अपनी कमज़ोर हाउस ऑफ कार्ड्स जो ज़ात है उसे प्रोटेक्ट करो। अगर कोई फीडबैक या क्रिटिसिज्म या किसी की बाउंड्री आ रही है, वहाँ पे आप इनका रेज देखेंगे या उनका ब्लेम देखेंगे, तुम मुझे फील कराती हो, बहुत बुरा हूँ ना, मैं दुआ करूँ मैं मर जाऊँ। तो ये क्या है, इतना बड़ा अजियत में एक बंदा, पैनिक अटैक आ गया किसी को क्रिटिसिज्म सुन के, तो अगला बंदा एक तो अब्यूज़ भी हो रहा है और वो खुद को क्वेश्चन या डाउट करेगा कि यार मैंने ही इसको साथ ज्यादती कर दी, देखो किस कदर अजियत में ये शख्स आ गया। तो जो एम्पैथी वाले लोग होते हैं वो चीज़ सारी अपने सर पे ले लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे कि हाँ जी यार मैंने तुम्हारे साथ बड़ी बुरी कर दी है, आई एम सॉरी। तो वो छुरे भी खा रहे हैं, ट्रांसग्रेस भी हो रहे हैं, और दूसरा सैनिटी भी उन्हीं की जा रही है और अपनी नज़र में अब्यूज़र भी वो ही बन रहे हैं। तो इनका आप शिकंजा देखें कितना पावरफुल है। सो फिर ऐसे में चूँकि एक हेल्दी रिलेशनशिप की सारा निशानी तो यही होती है कि जब मैं हर्ट फील कर रही हूँ या मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस बंदे के इस रवैये से बार बार तकलीफ़ हो रही है, तो मैं जाके एक सेफ स्पेस में उस बंदे से बात कर सकूँ। अब मुझे ये समझ आ रही है कि मैं तो इस शख्स के पास अगर बात करने जाऊंगी तो एक हम टर्म यूज़ करते हैं नफ्सियात में, रिवर्स ब्लेमिंग की। तो ये तो रिवर्स ब्लेमिंग में चला जाएगा, ये मुझे ही उस पॉइंट पे अब्यूज़र बना देगा और ख़ुद विक्टिम बन जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों से गुफ्तगू कैसे की जाए, बातचीत कैसे की जाए? इसके अंदर आपने अच्छी बात की कि ब्लेम शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। तुम मुझे इस ब्रिंक पर लेकर आई कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तुम मुझे इस नहज पर लेकर आई, ये बोलती बहुत है, ये घर बसाने वाली औरत नहीं है। ये जो है ना ब्लेम शिफ्ट करना, अकाउंटेबिलिटी होता है कि आप कोई अकाउंटेबिलिटी ले सकें, जिम्मेदारी ले सकें कि शायद अच्छा मेरा किरदार है इस बंदे को हर्ट करने में। ठीक है। वो आइडिया भी एंटरटेन वो नहीं कर सकते जिम्मेदारी लेने का। ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे आप पे ब्लेम शिफ्ट करना है कि तुमने ये बात कही थी, इस वजह से मेरा ये रद्द अमल है, तो तुम जिम्मेदार हो। ठीक है। तो इन लोगों के साथ जो आप कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट वर्दी या कोर तक अपने रिलेशनशिप ले, आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाउंड्री सेट कर सकते हैं हम इनके साथ? अगर इनिशियली आप सेट कर सकते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो जाए, वहाँ पे जब आप थेरेपी में जाते हैं, तब हम डीकंस्ट्रक्ट करके इनको देखते हैं कि ये जो है ना एक टॉक्सिक डायनामिक है। और यहाँ पे जब अवेयरनेस आनी शुरू होती है आपके क्लाइंट को कि अच्छा मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये उनके लिए बड़ी थ्रेटनिंग चीज़ है नार्सिसिस्ट के लिए। ठीक है। और जब आप उनको अकाउंटेबल करते हैं, उनकी शेम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शेम के साथ बैठने की बजाय आपको जलील करना शुरू कर देंगे। तो फिर तो अगर मेरा रिश्ता ऐसे बंदे के साथ बड़ा गहरा और पुराना है, मिसाल के तौर पे मेरे वालिदैन हो गए, भाई बहन हो गए, या खावंद हो गया जिसके साथ पुरानी शादी चल रही है, तो ऐसे में देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये शख्स मुझे कहेगा कि तुम थेरेपी में मत जाओ, चूँकि अब हमने थेरेपी की बात की है यहाँ पे, या फलां से मत मिलो, वो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों के लॉन्ग रन में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? हाँ, ये भी ये करते हैं कि हाँ फलां तो वैसे ही सड़ता है हमसे, वो तो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ा रहा है, फलां को तो कुछ आता ही नहीं है, तुमने उसके पास जाके क्या करना है। अच्छा। तो वो जहाँ पे उनको थ्रेटेंड फील होना कि यहाँ पे हम एक्सपोज हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो ये वाला नैरेटिव भी घड़ लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक
चीज़ जो मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन भी सुनना चाहेंगे और मैं भी सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, वो ये है कि पर्सनैलिटी, चूँकि मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं कि पर्सनैलिटी ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस का मजमुआ होता है, और बहुत से एक्सपीरियंसेस आपकी ऐसी शख्सियत को तश्कील करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इनकी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स के तजुर्बात होते हैं जिनकी वजह से इनकी शख्सियत इस तरह बन जाती है? वाक़यात तो हर किसी की ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में भी हैं। पेरेंटल फिगर्स के साथ बड़े ही इनके पेचीदा रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हो सकता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन ना मिली हो, प्यार ना मिला हो, और उसके बाद उसका बाय प्रोडक्ट ये है। लेकिन आप कब तक उस विक्टिमहुड की बुनियाद पर लोगों को इस तरह से अब्यूज़ करते रहेंगे या उस विक्टिमहुड को बेचते रहेंगे? एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी किताब में कि कहीं ना कहीं एक वक्त आता है कि आपको अपना जो टांग अगर आपकी टूट गई थी उसके ऊपर से प्लस्तर उतार के आपको उसको हिलाना पड़ता है ताकि आप जो हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ले सकें। और इसकी एक मिसाल ऐसे ही है कि ठीक है, मेरे बाप ने मुझे बड़ा मारा बचपन में और उसने गाड़ी ठोक दी, अब लेकिन अब यहाँ से मैं गाड़ी चलाऊंगी, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। अब आई एम नॉट 12 साल का डरा हुआ कॉर्नर्ड बच्चा जिसके पास अभी भी कंट्रोल नहीं और वो हेल्पलेस है। तो यहाँ से आगे गाड़ी लेकर जाना मेरा काम है और मेरा अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन ये अपना डिफेंस शेड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक सेट पैटर्न है और बड़ी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी पे वैलिडेशन ली और इसी तरह सर्वाइव किया, विक्टिम बन के और दूसरों को विक्टिमाइज करके। सो मिसारा, क्या सिर्फ वैलिडेशन की कमी ही इस पर्सनैलिटी टाइप को फॉर्मुलेट करने का रीज़न बनती है, या कोई और एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं? अबेंडनमेंट के भी हो सकते हैं, बहुत सारे इनवैलिडेशन के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अबेंडनमेंट से आपकी क्या मुराद है? अबेंडनमेंट से मुराद है कि किसी केयर गिवर जो बचपन में था, माँ थी या बाप था, या उसने छोड़ दिया था, फिजिकली ना भी छोड़ा हो, इमोशनली छोड़ दिया था। मुझे जब उसकी ज़रूरत पड़ती थी या मैं डिस्ट्रेस में होता था, मैंने बात करनी होती थी, तो वो अवेलेबल नहीं होती थी। अगर अवेलेबल होती थी तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हें ऐसे जज्बात क्यों आ रहे हैं, तो तुम थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनो। तो इस तरह की जो इनवैलिडेशन है वो अच्छा, यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मर्द हजरात ही हैं जो वनरेबल नार्सिसिस्ट बन सकते हैं, तो क्या ख़वातीन में भी ये पर्सनैलिटी टाइप बिल्कुल उतनी है ही ख़वातीन दिखती के है? अंदर, बिल्कुल है ख़वातीन के अंदर। और हमारे मुआशरे के अंदर एक विक्टिम औरत को ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है कंपेयर टू खातून जो कि आपको थोड़ी इंडिपेंडेंट नज़र आती है। उसके लिए बल्कि उसके साथ नफ़रत में उसके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल करेंगे। वो बड़ी डोमिनेंट है, बड़ी ज़ुबान चलती है। हालांकि हम देखें कि जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं मे बी वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं कि एक अंडर फंक्शनिंग पार्टनर के साथ, अंडर फंक्शनिंग फैमिली के साथ उन्हें ओवर फंक्शन करना पड़ रहा है कि पैसे भी कमाने हैं, घर भी देखना है। तो उनको वैलिडेशन नहीं मिलती, वो ओवर एग्जर्ट भी कर रही हैं, ज़्यादा चीज़ें भी कर रही हैं, लेकिन जूते भी उन्हीं को पड़ेंगे। तो विक्टिम रोल औरत के लिए बड़ा काबिल कबूल है कि आपको एक रोती हुई अगर औरत मिल रही है तो उसको बचाने वाले सेवियर्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं तो ये आपको बॉर्डर लाइन के अंदर, आपको डिप्रेशन के अंदर, एक औरतों के अंदर एक डीप विक्टिमहुड नज़र आता है। और उनके पार्टनर्स आप देखेंगे तो वो थके हुए होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे, ड्रेन्ड होंगे। ड्रेन्ड से मुराद है उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। वो कहते हैं हमें इस ताल्लुक से कुछ मिल ही नहीं रहा। हम जब आते हैं इसने सर पे पट्टी बांधी हुई है, इसके कोई रोने चल रहे हैं, इसकी अपनी एंजाइटी चल रही है, और वो उसने मेरे ऊपर वॉमिट करनी है और वो भी चीज़ मैंने प्रोसेस करनी है। यानी उसके हिस्से का इमोशनल वर्क भी पार्टनर को ही करना पड़ रहा है और वो थका हारा आएगा। कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में कि हम कोई एक्टिविटी करें जिसमें हमें मज़ा है, रोना है सिर्फ। और दूसरी चीज़ ये आप देखेंगे गिल्ट में होंगे, डाउट में होंगे, और पार्टनर्स बिल्कुल बर्नआउट होते हैं उनके। जब आप डिप्रेशन की ख़वातीन के बारे में बात करें या बॉर्डर लाइन ख़वातीन जिनके अंदर बड़ा डीप विक्टिमहुड है, और ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा है क्योंकि हम वैलिडेट करते हैं, हमें खातून विक्टिम ही पसंद है। तो सोशली अगर वैलिडेशन मिल रही है विक्टिमहुड पे तो ख़वातीन के अंदर आप ये चीज़ ज़्यादा देखेंगे। अच्छा, क्या ये विक्टिमहुड जिस तरह आपने बात की कि इनके पार्टनर्स को ड्रेन करेगा, इनके इर्द गिर्द वालों को ड्रेन करेगा, तो क्या ये विक्टिमहुड इन लोगों को खुद भी ड्रेन करता है? मेरा नहीं ख्याल इनको खुद ड्रेन करता है। मैंने अपना जो भी गंद था इमोशनल मैंने आप पे वॉमिट कर दिया है। नाउ इट्स योर जॉब, ये आप कूड़ा का डब्बा है मेरे लिए। तो आप उसे प्रोसेस खुद करें। तो मैंने तो अपना गुबार निकाल दिया सारा।
आप विक्टिमाइज हो रहे हैं मेरे विक्टिमहुड से। मे बी एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की डायनामिक्स में हम इस चीज़ को देख सकते हैं, बट मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे इस पर्सनैलिटी वाला शख्स जो है मेरा बाप है या मेरी माँ है या मेरा बहन है या भाई है, वहाँ पे हम इसको इसी फ्रेमवर्क के साथ देख सकते हैं कि ये गंद मेरे पे डाल रहा है, क्योंकि उससे तो वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। कुछ रिलेशनशिप में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किनारा कशी कर लें, कुछ रिलेशनशिप्स में ये ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में फिर हम इनके साथ कैसे डील करें? ये वही बात है, किसी का पैटर्न को आप कितने इनामात देते हैं। अगर कोई मेरे साथ रोना डाला और मैं उसे अटेंशन बार बार दिए जा रही हूँ, तो उसका जो डिसफंक्शनल पैटर्न है वो मेरी ज़ात है जो रीइंफोर्स कर रही है। अच्छा। अगर वो मेरे पे ब्लेम शिफ्ट करता है तो मैं ब्लेम कबूल भी कर लेती हूँ। ये तो आप ये ना समझे, इनका पैटर्न हर एक के साथ ऐसा निकलता है। अच्छा। ख़ास किस्म का प्रोटोटाइप या डेमोग्राफिक एग्जिस्ट करता है या पर्सनालिटी टाइप है जो इनके पैटर्न्स को एंटरटेन करते हैं, उनके साथ इनका ये पैटर्न बाहर आता है। अब मैं अगर मेरी माँ का एक पैटर्न है कि वो जब भी मैं घर जाऊँ वो कोई ना कोई रोना डाल के बैठी हुई है, तो मैं उसको अटेंड ना करूँ, तो मैं कुछ देर अटेंड नहीं करूँगी, तो अगले दिन वो कोई अच्छी बात भी करेगी जो नहीं, और लेकिन उससे उसकी उस बिहेवियर में इजाफा नहीं होगा। जब जो बिहेवियर वो कर रही थी और वो अटेंड हो रहा था और अब वो अटेंड नहीं हो रहा, तो क्या उस बिहेवियर की शिद्दत में इजाफा नहीं होगा? किस हद तक होगा? एक बस्ट आएगा, हाँ, ऊपर जाएगा, वर्स होगा, फिर खुद ब खुद नीचे चला जाएगा कि अब यहाँ से गुडी बैग्स नहीं निकल रहे, ये वाला बटन दबा के। अच्छा। तो वो कोई और दिमाग में स्ट्रेटजी सोचेंगे आपसे वो चीज़ें। बल्कि आप वहाँ पे बाउंड्री भी सेट कर सकते हैं कि अम्मा जान अगर मैं आता हूँ तो आप थोड़ी सी कोई अच्छी बात भी किया करें ताकि मेरा दिल करे आपके साथ बैठने का या गुफ्तगू करने का। तो ये भी आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़ात को डाउट ना करें कि मैं कितना बुरा बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के रोने एंटरटेन नहीं कर रहा, हमदर्दी नहीं कर रहा। एक गिल्ट डाउट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ये थराइव कर रहे होते हैं लोग, ये कैश कर रहे होते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले अपनी ज़ात में से गिल्ट और डाउट निकालें, और दूसरी चीज़ है प्रॉपर बाउंड्री सेट करें कि उसका जो अगर पैटर्न है मुझे ड्रेन कर रहा है तो मैं ज़रा वहाँ से अपना इनाम निकालूं, अटेंशन निकालूं, ताकि इसका ये वाला बंद हो और कोई हेल्दी बिहेवियर उसकी जगह है। इनके साथ में सारा हम बाउंड्री सेटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ बाउंड्री सेटिंग करना बनिस्बत बाकी पर्सनालिटी टाइप्स के थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। सो इनके साथ हम बाउंड्री कैसे सेट कर सकते हैं? क्या तरीक़ेकार है जो आप वाज़िया कर सकें अगर हमें? बाउंड्री सेटिंग में सबसे पहले तो आपको एहतजाज ही नज़र आएगा ना उनकी ज़ात का, कि देखो कितना बुरा बेटा है, बददुआएं देंगी, गालियाँ देगी। इसको क्या कहते हैं, जब बाउंड्री सेट किया तो एक वो रेज अटैक उनका आ जाता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रूअल नज़र आएंगे। लेकिन इनके साथ स्ट्रेटजी यही है कि आपको पत्थर का बन के बैठना पड़ता है, एक दीवार हो जैसे कि आपने कोई इमोशनल रिएक्शन या रिएक्टिविटी वहाँ से शो नहीं करनी। अगर आप शो करती हैं इमोशनल रिएक्शन, वहाँ पे उनको होता है अच्छा देखा मैंने ये रवैया किया है तो इसको अजियत हुई है, मैंने कहा है कि ये कितना नाहंजार औलाद है मेरी, तो फिर दोबारा इसको गिल्ट आया तो मेरी तरफ इसने रुजू किया। तो इन्हें हम हुक्स कहते हैं कि उन्होंने दोबारा से ऐसे कोई आपके बटन प्रेस किए कि आप दोबारा उसी लूप के अंदर फंस गए हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल इमोशनल रिएक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनके रवैयों की कोई पावर नहीं है आप पे, उनका कंट्रोल जब जाएगा ना तब आपको नज़र आएगा कि उनका एक रेज अटैक, फिर आप कहते हैं ये शख्स तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना वल्नरेबल था, ये कौन है, ये शख्स अनरिकग्नाइजेबल है मेरे लिए। इसके अंदर मैं अगर एक और चीज़ ऐड कर सकूँ तो ऐसे में बाउंड्री सेटिंग के लिए हम अपने बाकी रिलेशनशिप्स की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी निकालने के लिए, चूँकि बाउंड्री सेटिंग के भी कुछ कवानीन होते हैं। सो मैं अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कैसे हम बाउंड्री सेट कर सकते हैं। और ये सवाल मैं आपसे दोबारा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमारे बहुत से नाजरीन जो हैं इन पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। सो वो क्या तरीक़ेकार हो सकता है, पहला स्टेप क्या हो सकता है बाउंड्री सेटिंग के लिए? जो काम वो अपने लिए खुद कर सकते हैं ना, आपने कभी वो उनके लिए नहीं करना, उनको डिपेंडेंट आपने नहीं करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको बहुत डिपेंडेबल और बहुत डिपेंडेंट से नज़र आएंगे। इसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिपेंडेंट ट्रेट से भी ओवरलैप करती है। तो जो काम ये खुद कर सकते हैं आपने शुरू में नहीं करना, और ताकि उनको ये एहसास हो कि ये उन्होंने अब करना है, लेकिन जब आप करते रहते उस लूप में फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से निकलने लगेंगे तो फिर आपकी थोड़ा एहतजाज आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो लेट देम डू जो वो कर रहे हैं, और उनकी कोई आपको फेवर्स भी अगर वो दे रहे होते हैं ना तो आपने वो कबूल नहीं करनी। जो काम आप अपने खुद कर सकते हैं आपने खुद ही करने हैं।
नहीं तो डोंट ओव वल्नरेबल नार्सिसिस्ट एनीथिंग कि आपने कुछ देना उनको किया, ना लें इनसे ना दें, और वो खुद ब खुद उनकी सप्लाई जब ख़त्म होती है तो वो बाउंड्री तक आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने ज्योग्राफिकल बाउंड्री से क्या मुराद कि है? आप जगह तब्दील कर लें। अच्छा। अगर आप ऐसे पेरेंट के साथ रह रहे थे तो हो सकता है आप जगह तब्दील करके दूर रहकर उनके साथ एक हेल्दी डायनामिक मेंटेन कर सकते हैं, उनके साथ रहकर तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है, और फॉरगिवनेस भी तभी आती है जब आप उस जगह से निकल जाते हैं और जब आप सारे अपने गिल्ट और डाउट उन पे थेरेपी लेते हैं। फिर शायद मैं अपनी माँ के साथ या बाप के साथ जो इस तरह के रवैये थे जिनके, उनके साथ शायद मैं हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ वहाँ रह कर तो बहुत आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए टू बी कंसिस्टेंट और बी नॉन रिएक्टिव, कि इतना ज़्यादा मैंने इसका कंट्रोल अपने ऊपर ख़त्म किया कि इसकी कोई भी बात मुझे असर नहीं कर रही अब। अच्छा, आपने इस गुफ्तगू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फॉरगिवनेस का। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेशक दोस्त की फॉर्म में है, माँ बाप की फॉर्म में है, पार्टनर की फॉर्म में है, ऑब्वियसली वो ड्रेन भी हो रहे हैं और एक पॉइंट के बाद शायद मुझे ये इम्प्रेशन आ रहा है कि दे एंड अप बीइंग इन थेरेपी। देयर इज़ नो अदर आउटकम टू दैट। इज़ दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ, थेरेपी में सबसे पहले तो वो ना बड़ी आइडेंटिटी लेकर आते हैं, मैं अब्यूज़र हूँ, मैं पौंकती थी उस पे। अच्छा। तो मेरी गलती है, मेरी वजह से ये हुआ, तो वो अच्छा। गिल्ट में तो लाजमी आएंगे। और जब आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं ना, हम ये एक वल्नरेबल नार्सिसिस्ट को मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं दे रहे कि उनकी जिम्मेदारी एक विक्टिम और एक विलन है। जो आपके पास विक्टिम भी आएगा, आप उनका भी देखेंगे ना पैटर्न पीछे, तो आप देखेंगे कि इसी तरह के सांचे के लोग इनको मिल रहे हैं। क्या अगर आपका थेरेपिस्ट अगर थोड़ा बेहतर कॉम्पिटेंट हो, आपसे पूछेगा कि तीसरा केस है आपका, आपकी ज़ात के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप बार बार इसी तरह के लोगों के अंदर फंस रही हैं। तो आपकी ज़ात के अंदर वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर सेवियर है या आपके बचपन के कोई ज़ख़म है, जिनको हम कहते हैं कि गिल्ट, बाप बड़ा गिल्ट देता था, बाप कहता था कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, अपने काम खुद करो। बाप अजियत में आ जाता था जब मैं उसको कोई नीड बताती थी। तो इससे आपको पता चलता है ये इस रिश्ते के वूंड्स नहीं है, ये बहुत पहले से हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। इन तरह के लोगों ने सिर्फ इन पे कैपिटलाइज किया है गिल्ट और डाउट के ऊपर। तो यहाँ पे वर्क, एक तो आप चलें गिल्ट और डाउट में से निकालते हैं, क्लाइंट को शॉक में से ग्रीफ प्रोसेस कराते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म काम है ना, उनके बचपन का काम है जहाँ से ये ज़ख़म पैदा हुए हैं, ताकि आगे जाके दोबारा ये इस पैटर्न में ना फंस जाएं। सो मतलब हम ये इस्टेब्लिश कर लें कि थेरेपी में इनको जाना ही पड़ना है। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सारा, जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि फिर व्हेन इज़ द राइट टाइम टू वॉक आउट? कब मुझे ये सोच लेना चाहिए कि अब बस मैंने बड़ा ट्राई कर लिया इस शख्स के साथ, अब और नहीं मैं चल सकती? वो बाउंड्री कब हम ड्रॉ कर सकते हैं? जो इनके जो विक्टिम्स आपको मिलते हैं ना, वो आपको कहेंगे हमने सब कुछ किया है इसके लिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रह गई हो, बट दे आर हार्ड टू प्लीज़। वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तुमने फ़लाँ मौके पे मुझे इग्नोर कर दिया, तुमने फ़लाँ मौके पे उसको ज़्यादा अटेंशन दे दी, मुंह का तुमने ये जाविया बना लिया, तुमने ये बात कह दी मुझे। तो वहाँ पर आके आपको लगता है कि नो अमाउंट ऑफ रीअश्योरेंस, जितनी मर्जी मैं इसको तसल्ली दे लूँ या सेफ्टी दे लूँ, ये शख्स अपनी ज़ात में मैं इसको सिक्योर नहीं कर सकती। तो वो चैलेंज ना लें कि मैं, होता है हमारे अंदर या ख़वातीन के अंदर ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि काउंसलर बनने का बड़ा शौक़ होता है, मैं इसको फ़िक्स कर लूँगी, इसको कभी मिला नहीं तो दूंगी तो ठीक हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो ये सारे जो है ना पिटफॉल्स हैं, सारे जो जैसा है उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ये किसी के विक्टिम नहीं है, ये अपने विक्टिम है, ये अपनी स्टोरी के विक्टिम है। तो दे आर नॉट विक्टिम ऑफ एनीबडी एल्स। और जब आप इन्हें कहेंगे ना, आप तंग आके कि कुछ करो, फिर यार कुछ करो, अगर तुम्हें इतना ही है अपने मुतल्लिक डाउट्स, कुछ कर लो। तो वहाँ पे अगर तुमने ये बात कह कैसे दी, यू आर अ मीन पर्सन, आपको 1000 बातें सुनाएंगे, आपके किरदार को मस करेंगे। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको गिव अप कर देना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा ही है, दैट्स हु दे आर, और मुझे इनको इसी तरह कबूल करना है। और इसके हिस्से का काम, इसकी जो ज़ात है इतनी फ्रेजाइल, इसके हिस्से का काम मैं नहीं कर सकती, ये इसको खुद ही करना पड़ेगा। तो वहाँ से जंप द शिप से छलांग मार दें। अगर एक इंसान डूब रहा है उसको डूबने दें, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है।
एंड मुझे इस बात से ये समझ आ रही है कि वो जो राइट टाइम है वो शायद थेरेपी पे में पहुंचने से पहले ही आएगा, कि इट्स द राइट टाइम टू जंप, जब आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और वो शख्स फिर भी आपको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगी? इसके अंदर ना एक ताल्लुक होता है को डिपेंडेंसी, हम जिसको कहते हैं कि एक दूसरे पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे कोई एक सेवियर है जिसको लोगों को बचाने का बड़ा शौक है, उसकी इसके साथ नीड ये पूरी होती है कि दे फील नीडेड, कि चलो शुक्र है हमारी किसी को ज़रूरत है, हम किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उनकी ये नीड पूरी हो रही है, और उनकी नीड क्या पूरी हो रही है कि हमारी ज़ात को किसी ने स्कैफोल्डिंग लगाई हुई है या किसी ने सहारा दिया हुआ है हमारी फ्रेजाइल ज़ात को। ये विक्टिम की होगी? हाँ नहीं, ये परपिट्रेटर, वल्नरेबल नार्सिसिस्ट। अच्छा, कि उनकी ज़ात को इतनी वैलिडेशन अगर मैं दे रही हूँ तो उनकी ज़ात जो है वो थोड़ी सी इंटैक्ट रहेगी तब तक। अच्छा, मैं सारा वनरेबल नार्सिसिस्ट की क्या कोर नीड्स होती हैं? क्या उनकी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो रिश्तों में अपने इस किस्म के पैटर्न्स को रिपीट करते हैं? नीड टू फील स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ क्योंकि मैंने सफ़र किया है, मैं स्पेशल हूँ क्योंकि किसी मार्जिनलाइज्ड डेमोग्राफिक से मेरा ताल्लुक है। बात वही होगी, आई एम स्पेशल जो नार्सिसिज्म में भी है। बिल्कुल। सो द डिफरेंशिएशन कुड बी के वहाँ पे क्लासिक नार्सिसिज्म में है कि आई एम स्पेशल, और यहाँ पे ये है कि यू नीड टू मेक मी फील स्पेशल। हाँ बिल्कुल। Okay, right. बिल्कुल, क्योंकि मैंने सफ़र किया है तो अच्छा। आपको चाहिए कि आप मुझे बेहतर फील कराएं, क्योंकि मेरे बचपन में ये हुआ था, क्योंकि मेरा डायग्नोसिस ये है, तो मैं हकदार हूँ आपकी हमदर्दी का, तो आपको वो मुझको देनी चाहिए। इनके और क्या थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं वनरेबल नार्क के? थॉट पैटर्न्स इनके मज़ीद इसी किस्म के हो सकते हैं कि आप कहें कि मैं कोल्ड या डिस्टेंट हो गया हूँ किसी से फौरी तौर पे, तो मैंने कोई उससे रजू नहीं किया कि मसला क्या हुआ, मैंने फ़ौरन डिस्कार्ड कर दिया लोगों को। और जब आप बात कर रहे हैं ना कि विक्टिम उसमें से निकलेगा, विक्टिम कम ही निकलता है। जब आप इनके पैटर्न्स देखते हैं ना, देयर आर डिस्कार्ड्स इनके, जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये इंसान अब मुझे स्पेशल नहीं समझ रहा, दे कैन सी मी फॉर हु आई एम, अब ये मुझे देख सक रहा है, और मैं जो मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग इसके साथ कर रहा हूँ, और जो मैंने इसे गिल्ट ट्रिप किया और उसकी ज़ात में डाउट में डाला हुआ है, जब उसे पता चलता है कि मेरी लेयर इसने ना पकड़ लिया, अब ये उतर रही है लेयर, तो इससे पहले अगली लेयर्स निकले और मेरी कोर सेल्फ नज़र आ जाए जो इतनी पैथेटिक है, ये खुद ही निकाल लेंगे, ये खुद ही आपको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, क्योंकि उन्हें पता चल गया। गैस लाइटिंग क्या होती है? सारा गैस लाइटिंग होती है कि मैं आपकी रियलिटी क्वेश्चन कर दूं, मैं कहूँ कि भाई आपने मुझे ये बात कही थी, मुझे बड़ी अजियत हुई है इस बात की। जो परपिचुएटर है, हाँ। जो वनरेबल नार्क है, हाँ। वो विक्टिम को कह रहे हैं कि भाई मुझे आपकी बात से अजियत हुई है, हालांकि आप उसे बताने जा रहे थे कि तुम्हारे ये पैटर्न से मुझे अजियत हो रही थी। बिल्कुल। ओके, आपने मुझे हर्ट किया, मैं उनकी तरफ अपना मुद्दा लेकर गई और उन्होंने मुझे कह दिया कि तुमने ये बात सोच भी कैसे ली, तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती। ठीक है। तो मैं अपनी ज़ात में, हाँ ये तो इतना अच्छा बंदा है, इतना वल्नरेबल, सबमिसिव, इतना इमोशनली प्रेजेंट, मैंने कैसी घटिया बात दिमाग में सोची, वाकई मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती, आई एम द वर्डेंट, आई एम द प्रॉब्लम, और मुझे थेरेपी में जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि किसी को उसी की ज़ात में फंसा के एक छुरे भी आप उसको मारें, और फिर आप उसी की रियलिटी में उसको कहें कि तुमने अब दोबारा ये बात अकाउंटेबिलिटी की ला के मुझे और हर्ट कर दिया, और वो अजियत में आ जाएंगे, वो हो सकता है ब्लेड भी मार लें खुद को उस पर। अच्छा। तो आप कहेंगे कि हाँ ये मैं बहुत गलत कर दिया, मैं माफ़िया मांगने लग जाऊंगी इससे। अच्छा, ऐसे में मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ऐसे में अपनी जहनी सेहत को बचाने के लिए, अपनी सैनिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या इक़दामात हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों को लेने चाहिए और ले सकते हैं इन सिचुएशंस में सर्वाइव करने के लिए? अच्छा, जब हम थेरेपी में बात करते हैं ना क्लाइंट के साथ, सबसे पहले ट्रॉमेटिक तो ये है पोस्ट जो भी अब्यूज़ उन्होंने फेस किया, लेकिन उसके बाद आपको क्लाइंट का नैरेटिव ये मिलता है कि मुझे अपनी ज़ात के अंदर ये ज़ख़म, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से लोग नज़र आते हैं प्रेडेटर्स को, और वो इस तरह से उसको कैपिटलाइज़ करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी नई चीज़ होती है। अच्छा, ये हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, तो मुझे इन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जब वो वर्क करते हैं तो वो आपको ये भी रिपोर्ट करते हैं कि मुझे ताल्लुकात में से चाहिए क्या, उनकी सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव होती है, दे आर मोर डिवेलप्ड, इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जो आम एक्सपीरियंसेस हैं हमारे बेसलाइन जो कि ट्रॉमेटिक नहीं है, उससे कोई इतने डेवलप्ड लोग नहीं निकले आज तक। लेकिन अगर अब्यूज़ में से, सफरिंग में से कोई निकल रहा है, बशर्त ये कि उनका सफरिंग पे काम करना चाहते, दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से बड़े डेवलप्ड लोग
आपको नज़र आएंगे मिलते हुए, और वो आपको ये भी बताएंगे कि पहले हमें अनकॉन्शियसली हम चल रहे थे ज़िंदगी में, हमें अपना वैल्यू सिस्टम ही नहीं पता था कि वी वैल्यू लव, वी हमें वैल्यू है फॉरगिवनेस की। तो वो उनकी अपनी लिए बड़ी लर्निंग होती है कि मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अब्यूज़र नहीं हूँ, मैं जेनरस पर्सन। और हु दे आर, आइडेंटिटी उनकी क्लियर होती है। जो उनको एक वल्नरेबल नार्क ने जो शनाख्त दी होती है वो थोड़ी सी जब उतरती है तो उन्हें पता चलता है अच्छा मैं ये हूँ, और उसके अंदर वो ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं और फिर आगे से वो ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं। सारे लोग जो कि इन लोगों के विक्टिम्स होंगे वो इस प्रोसेस से नहीं गुजर सकेंगे, बिकॉज हमारी जो एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन होती है और जजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। सो क्या सारे लोग ही ग्रो करेंगे आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? नहीं, लाजमी नहीं है। अच्छा। कुछ वल्नरेबल नार्क बन जाएंगे। हाँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक विक्टिमहुड की स्टोरी है कि मेरा बाप वल्नरेबल नार्क था और मैं वो विक्टिमहुड की स्टोरी अब सबको बेचूंगी। मैं हुई हूँ विक्टिमाइज एट सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, बट करंटली आई एम नॉट विक्टिम ऑफ एनीवन। और अगर मैं किसी चीज़ की विक्टिम हूँ तो सिर्फ अपने नैरेटिव की, अपनी लाइफ स्टोरी की विक्टिम हूँ, अपनी सेल्फ एस्टीम की, अपने इमोशंस की विक्टिम हूँ। तो वो भी इसी तरह का वो डोमिनो इफेक्ट है कि आप अब्यूज़ हुए, अगली दफ़ा आपकी भी यही स्ट्रेटजी है कि आपने यही सिचुएशन री इनैक्ट करनी है, दोबारा से बनानी है, और उसके अंदर आप एक वल्नरेबल नार्क हैं। हर जिस गली कूचे बंदे से मिलेंगे आप सुनाएंगे स्टोरी, वो मेरे साथ फलां ने बड़ी भैड़ी कर दी थी, और वो कहे ओ डोंट वरी, तुम ठीक हो, तुम्हें मैं फ्री कॉफ़ी दिला दूं तो विल यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। सो ये पैटर्न जो है दैट कैन कंटिन्यू। अच्छा मैं सारा, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गैर शरई तौर पे ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं, ऐसे ताल्लुकात में उलझे हुए हैं। तो आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको और मुझे सुन रहे हैं, विच कैन एक्ट एज अ लाइट ऑफ होप फॉर देम? मैसेज ये है कि रिलेशनशिप कभी, जब आप वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के साथ हैं, रिलेशनशिप्स आर वेरी वन साइडेड, कि एक गिवर है और एक टिपिकल टेकर है। तो वहाँ पे आपने अगर देखना है कि अगर इस तरह के डायनामिक मैंने ज़िंदगी में या ताल्लुकात में रखे हुए हैं तो ये ज़्यादा देर सर्व नहीं करने। ऐसे ताल्लुकात में सिर्फ आपकी रिजेंटमेंट ही बिल्ड होनी है, और जब रिजेंटमेंट बिल्ड होगी और आप अगले को कहेंगे यार भाई थोड़ी ज़िम्मेदारी लो, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी, कि ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल हालात आए हैं और मेरा जो दोस्त है उसकी ज़ात ही पूरी बिखर गई है, वो क्या मैंने लाश रखी हुई थी जिसको मैंने इतना नर्चर किया। तो अगर आपके वन साइडेड रिलेशनशिप है, आपको रिकन्फिगर करने की ज़रूरत है कि मुझे रिलेशनशिप्स में से चाहिए क्या। और दूसरी चीज़ है बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम। जितने भी गंदे रिलेशनशिप्स हैं, अब्यूजिव डायनामिक है, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आते हैं कि अच्छा मुझे क्रम्स ही मिल रहे हैं, जितना दे रहा है, किसी ने मुझे कबूल ही कर लिया तो बड़ी बात है, देना तो दूर की बात है। तो एज अ औरत, एज अ मर्द, मुझे कबूलियत मेरे लिए इट्स अ ह्यूज थिंग कि कहीं से नहीं मुझे मिलनी। तो अगर आपकी इतनी गंदी पेंदे के साथ लगी हुई सेल्फ एस्टीम है तो हो नहीं सकता कि आप कोई हेल्दी ताल्लुकात बना लें। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वल्नरेबल नार्सिसिस्ट, उनके जो भी डिफेंसेस हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, उनको ब्लेम करने की बजाय हमने थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि मैं क्यों रीनैक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसे ताल्लुकात में फंस रही हूँ, तो वहाँ पे काम करने और की इस ज़रूरत है। प्रोसेस में फॉरगिवनेस का भी रोल हो सकता है, फॉरगिविंग योर ओन सेल्फ फॉर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। हाँ, आप क्लाइंट ज़्यादातर आपको कहेंगे कि मैडम ऑब्वियस साइंस मौजूद थे, मैंने क्यों इनसे नज़र बंद की हुई थी। तो एक शेर आपकी इस बात से मेरे जहन में आ रहा है, याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। सो बाद में साइंस नज़र आएंगे। हाँ, थोड़ा देर उतरता है ना आपके जज्बात का, थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन, नशा उतरता है, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती हैं कि असल में हुआ क्या था, और आपका बयानिया थोड़ा सा सीधा होना शुरू होता है। इसी तरह जब हम विक्टिम्स को देखते हैं तो पहले तो 2-3 माह गिल्ट ही चल रहा होता है, गिल्ट ख़त्म होता है तो फिर आपको उनके अंदर एंगर, रिजेंटमेंट नज़र आती है, और उनको नज़र आता है कि इस बंदे ने ना सिर्फ चलो मुझसे चीज़ें ले ली, इट्स फाइन, इसने तो मुझे अपनी नज़र में ही गंदा और बुरा बना दिया। फिर उसके बाद आपकी रिजेंटमेंट शुरू होती है, फिर आप रिजेंटमेंट प्रोसेस कराते हैं। उस रिजेंटमेंट को प्रोसेस कराने में एंड पे फॉरगिवनेस आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप
बहुत शुरू में थेरेपी में कह देना यार, जैसे कैजुअली हम दोस्तों यार माफ़ कर दे उसको, कितना तूने रोना करना है, कितना एहतजाज करना है। तो पुअरली टाइम्ड फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ी का कहना, अभी तक वो गिल्ड से ही नहीं निकला, उसको बयाना ही नहीं पता कि हुआ क्या था, और मैं उसको कह दूं कि आप उसे माफ़ कर दें। इट वुड बी लाइक इनवैलिडेशन, जो हमने अभी ऑलरेडी उसकी बात की। तकलीफ की इनवैलिडेशन है, वो बैकफायर करेगी थेरेपिस्ट पे भी। तो जब आपने रिजेंटमेंट आपके अंदर आई, गुस्सा आ गया, रिजेंटमेंट जब निकल गई है पूरी, उनकी चॉइस है कि वो माफ़ करें। कुछ विक्टिम्स आपको आके कहेंगे कि हम ठीक है बाय चॉइस हम माफ़ कर देते हैं, कुछ आपको कहेंगे कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आता था, उसने सारे जो आज तक चैट हुई है ना सारी उसने प्रिंट आउट्स ना, जब फॉल आउट हुआ उसके, डिवोर्स हुई है 5 साल ताल्लुक की, वो निकाल के वो कहता मैडम मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है, देखें मैंने उसे ये कहा। तो 5-6 सेशन अगर वो ये कर रहा है तो आपको पता चल रहा है किस कदर अजियत में है। तो ऐसी अगर आपकी शनाख्त किसी ने मस कर दी है तो आई डोंट थिंक सो फॉरगिवनेस मीन एनीथिंग। और इवन अगर वल्नरेबल नार्सिसिस्ट आपसे आके माफ़ी मांगता भी है, इनमें एक फीचर ये होता है कि ज़्यादा देर अनकंफर्टेबल जज्बे के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन्हें शेम आती है कि यार मैं इतना गंदा हूँ, मैंने इसके साथ इतनी गंदी की थी। तो उस शेम के साथ बैठने की बजाय वो डिसमिस कर देते हैं फ़ौरन उस थॉट को कि नहीं वो ये चीज़ डिज़र्व करता था, जो मैंने उसको अब्यूज़ किया वो डिज़र्व करता था, उसको 4 बातें मैं ये सुनाती। तो ये इन चीज़ों के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको पे लाजमी है कि यू शुड फॉरगिव देम, या फॉरगिवनेस बनती भी है, या उनकी तरफ से फॉरगिवनेस आ रही है तो दे मीन इट, दे डोंट मीन इट। इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं गिल्ट महसूस भी कर सकूं, मैं रिकग्नाइज़ कर सकूं, और जब मैं माफ़ी मांग रहा हूं तो अगले की अकाउंटेबिलिटी भी तो आनी है, रिजेंटमेंट भी आनी है, वो भी बर्दाश्त करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जर्मनी के अंदर जो हॉलोकॉस्ट हुआ था यहूदियों का, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो उनकी रिजेंटमेंट है ना ज्यूज़ की हमारी तरफ, दे आर रिजेंटफुल टुवर्ड्स अस। हमने माफ़ी मांग ली है लेकिन अभी भी अगर वो रिजेंटफुल है तो वो हम रिजेंटमेंट एंटरटेन करते हैं उनकी कि हाँ गंदी हुई है उनके साथ। ठीक है, तो इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है, तो इन्होंने क्या फिर हम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट क्या फिर हिटलर एक वल्नरेबल नार्सिसिस्ट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जॉर्डन पीटरसन की वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, इफ़ यू थिंक टफ मैन आर डेंजरस वेट अंटिल यू सी व्हाट वीक मैन आर कैपेबल ऑफ। ओके, तो जितनी भी अट्रॉसिटीज़ हैं और वो कमज़ोर लोग ही करते हैं। आप समझते हैं विक्टिम्स जो हैं वो बहुत हमदर्दी वाले लोग होते हैं। जब आप वल्नरेबल नार्सिसिस्ट को देखते हैं ना, उनका एक्सटेंट ऑफ रिवेंज जो इन्फ्लिक्ट करते हैं आपके, उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि अच्छा हर बंदे की हमें थ्रेशोल्ड पता होता है कि बहुत ही घटिया इंसान भी आपको होगा कि इसका इस थ्रेशोल्ड को लिमिट है। हाँ, इनकी कोई लिमिट नहीं। वो इसी तरह है कि आप सुअर है ना, उसके टर्फ पे जा रहे हैं और आप यू आर प्लेइंग बाय द रूल्स, शायद कुश्ती के कुछ रूल्स हैं, लेकिन जब आप उस सुअर से लड़े हो आपको दुलत्ती भी मार सकता है, वो आप कीचड़ भी उछाल सकता है, तो उसके टर्फ पे उसको हराना इज़ वेरी डिफिकल्ट। किताब में बड़ी अच्छी बात की है कि जो इनका रिवेंज का जो चीज़ है ना, अगर आप अकाउंटेबल उन्हें करें या बाउंड्री सेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको वो तकलीफ़ और अजियत देंगे वो बड़ी डिस्प्रपोर्शनेट है कि इतनी मैंने इसको ट्रांसग्रेशन नहीं की, इतनी ज़्यादा मैंने इसे हर्ट नहीं किया, हार्म नहीं किया, जितना इसने मुझे गंदा कर दिया आगे से, या जितनी इसने तकलीफ से मुझे गुजारा। तो ये एक कमज़ोरी की आपको निशानी नज़र आती है। थैंक यू सो मच सारा, आपने इतनी डिटेल में इस टॉपिक को हमारे सामने इसकी लेयर्स को खोल के रखा। आई एम श्योर ऑल दोज हु आर वॉचिंग अस, उनको इस टॉपिक से बहुत हेल्प मिली होगी। वो इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इन साइंस को देख सकेंगे और अपने लिए एक बेहतर रास्ता चूज़ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग।